नमस्कार और आपका स्वागत है। यह सिनेमैटिक ऑडियो बुक जिम कॉर्बेट की प्रतिष्ठित पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के चंपावत टाइग्रेस अध्याय से प्रेरित है। हमने सर कॉर्बेट की मूल कथा की भावना को बनाए रखा है, लेकिन यह हमारी कहानी का संस्करण है जिसे मनोरंजक अनुभव के लिए सावधानीपूर्वक अनुकूलित किया गया है, लेकिन मुख्य घटनाएं और सर जिम कॉर्बेट की अद्भुत बहादुरी बरकरार है। हमारा लक्ष्य इस पौराणिक कहानी को जीवन में लाना है, एक ऐसे तरीके से जो मनोरंजक और जानकारीपूर्ण हो। इससे पहले कि आप इस रोमांचक सिनेमैटिक ऑडियो बुक को सुनना शुरू करें, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी फिल्म लेजेंड ऑफ द मैन ईटर्स द चंपावत गाथा देखें। लेकिन इससे पहले आइए हम सब के पसंदीदा सर जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा जानें। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को भारत के नैनीताल में हुआ था। वह एक एंग्लो इंडियन परिवार में 13 बच्चों में से 8वें स्थान पर थे। उनके पिता क्रिस्टोफर कॉर्बेट थे, नैनीताल में पोस्टमास्टर थे, और उनकी मां मैरी जेन थी। जिम और उनकी बड़ी बहन मैगी सबसे अच्छे दोस्त और एक दूसरे के निरंतर साथी थे। जिम कुमाऊं क्षेत्र में बड़े हुए, जिसने वन्यजीवों के प्रति उनके आकर्षण और उनके ट्रैकिंग कौशल को विकसित किया। जिम कॉर्बेट की मुख्य नौकरी कुमाऊं क्षेत्र में रेलवे क्लर्क की थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की। जिम कॉर्बेट, जिन्हें असली टाइगर किंग के रूप में जाना जाता है, ने अपने शिकार करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में एक तेंदुए को मारकर की थी, और बाद में अपने जीवन में आदमखोरों का शिकार करने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, कुल मिलाकर 33, जिसमें 19 बाघ और 14 तेंदुए शामिल थे। बाद में कॉर्बेट भारत के वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक जुनूनी समर्थक बन गए। उनकी मृत्यु 79 साल की उम्र में 19 अप्रैल 1955 को नेरी, केन्या में हुई। भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान उनके नाम पर है। साहसी शिकारी और आधुनिक संरक्षणवादियों की दुनिया को जोड़ते हुए जिम कॉर्बेट प्रेरणा का एक प्रतीक बने हुए हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिना किसी देरी के आइए हम आपको साल 1900 के घने हिमालयी जंगल में ले चलते हैं। अध्याय 1, एक आदमखोर का जन्म। साल 1897 खूबसूरत नेपाली तराई के बीचों बीच एक बाघिन का जन्म हुआ। लेकिन उसका बचपन हमेशा के लिए बदल गया जब उसने अपने माता पिता को एक शिकारी के हाथों खो दिया। अपने भाई बहनों के विपरीत, जो बड़े होकर इंसानों से डरने लगे, इस बाघिन ने उनके मांस के प्रति स्वाद विकसित कर लिया। कारण एक रहस्य बना हुआ है। उसके हमले तेज और क्रूर थे, और वे हमेशा घातक थे। वह कहीं से भी प्रकट हो जाती, और इससे पहले कि वह अपने शिकार को लेकर वापस जंगल में गायब हो जाए, कोई चीख, मदद के लिए कोई पुकार गांव तक नहीं पहुंचती थी। सालों तक उसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। हर हमला पिछले हमले से ज्यादा सोच समझकर किया जाता था। वह शिकारियों और जाल से बचने में इतनी शातिर हो गई थी कि स्थानीय लोगों को लगने लगा था कि वह कोई साधारण जानवर नहीं है, वह बाघ के रूप में एक राक्षस है। अध्याय 2, भारत में आदमखोर का आगमन। आतंक की शुरुआत नेपाल से हुई। वहां के गांवों में उसके हमले लगातार बढ़ रहे थे, तो स्थानीय सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन तब तक वह करीब 200 लोगों को मारकर खा चुकी थी। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, दहशत जंगल में आग की तरह फैलती गई। अब सरकार ने बाघिन को मारने के लिए नेपाली सेना को बुलाया। उन्होंने उसे खत्म करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार वह माहिर शिकारियों की गोलियों से बच जाती थी। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से सेना ने लगातार उसका शिकार किया,
और उसे शारदा नदी की ओर धकेलने में कामयाब रहे, जो भारत और नेपाल सीमा पर बहती है। घायल बाघिन शारदा नदी को पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गई और कुमाऊं की पहाड़ियों के घने जंगल में गायब हो गई। अध्याय 3 कुमाऊं इलाका। उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित कुमाऊं पहाड़ियां ऐसी जगह हैं जहां प्रकृति समय से अछूती लगती है। इन पहाड़ियों को ढकने वाले घने जंगल वन्य जीवों के लिए एक आश्रय स्थल हैं, जहां तेज नदियां नीचे की घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती हैं, जिससे जंगली जीवों को जीवन मिलता है। हवा में पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें गूंजती हैं, जिससे एक ऐसा संगीत बन रहा था जो सुकून देने वाला और रहस्यमय दोनों था। कुमाऊं इलाका मनुष्यों का भी घर है, जो अपने मवेशियों के साथ गांवों और बस्तियों में रहते हैं। मवेशियों कुमाऊं लोगों को भोजन, परिवहन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी भूमि है, इसकी सुंदरता केवल इसकी अनिश्चितता से ही मेल खाती है। लेकिन इस सुंदरता और संतुलन के नीचे जंगल रहस्य छिपाए हुए हैं। कुमाऊं की पहाड़ियां, जो कभी बाघों, तेंदुओं और जंगली जानवरों के लिए आश्रय स्थल हुआ करती थीं, अब एक भयानक जानवर का अड्डा बन गई हैं। एक शिकारी जो अपने शिकार का पीछा सहज प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि मानव मांस की प्यास से करता है। यह जगह जल्द ही एक भयंकर ख्वाब का गवाह बनेगी, जो आने वाले सालों के लिए इसे डर और खून से समेट लेगी। अध्याय 4 आतंक का शासन। जैसे ही वह भारत में दाखिल हुई, उसने अपने पीछे आतंक के निशान छोड़ दी गई। आदमखोर कुमाऊं में आ चुका था और जंगल के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस की गई। आदमखोर के आने की खबर एक गांव से दूसरे गांव में तेजी से फैल गई। रात में परिवार घर के अंदर दुबके रहे, दिन में भी बाहर निकलने से डरते थे। कोई भी उससे सुरक्षित नहीं था। कोई भी अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह सुबह सुबह, संध्याकाल और दोपहर की पूरी गर्मी में भी हमला करती थी। सालों तक चंपावत आदमखोर ने इस इलाके में आतंक का साया बना रखा था और ऐसा लगता था कि उसे कोई रोक नहीं सकता। आदमखोर के हमलों की कहानियां जंगल में आग की तरह फैल रही थी। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा भयानक होती थी। गांव वाले लगातार डर में जी रहे थे। उनकी जिंदगी आदमखोर के खतरे से घिरी हुई थी। यहां तक कि अपने घरों में भी वे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। कभी जीवंत रहने वाले गांव अब एक खूंखार स्थान थे। परिवार सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हर गुजरने वाली रात और भी अधिक आतंक लेकर आ रही थी। अध्याय 5 कॉर्बेट नाम का एक आदमी। उस समय भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए कुशल शिकारियों को भेजा। शिकारी आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। जाल बिछाए गए, लेकिन आदमखोर बहुत चालाक था। संकट के इस समय में अधिकारियों को एक नाम की याद आई, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शिकारी के रूप में प्रतिष्ठा असाधारण थी। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रतिष्ठा कुमाऊं पहाड़ियों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह कुमाऊं के जंगलों में पले बड़े थे और उनके रहस्यों को जानते थे। वह एक अनुभवी शिकारी थे जो अपनी बहादुरी और कौशल के लिए जाने जाते थे। कॉर्बेट ने चंपावत आदमखोर के बारे में सुना था और जब अधिकारियों और गांव वालों ने उनकी मदद का अनुरोध किया तो उन्होंने संकोच नहीं किया। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी कि अन्य सभी शिकारियों को वापस बुला ले और इनाम भी वापस ले ले। उन्होंने अपने जीवन में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन आदमखोर को ट्रैक करने और मारने की चुनौती उनके सामने पहले कभी नहीं आई थी। गवर्नर के पास जिम कॉर्बेट की मांगों से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अध्याय 6 शिकारी का शिकार। अधिकारी का तत्काल संदेशा कॉर्बेट को मिला कि आदमखोर ने पाली गांव के पास हमला किया है। बिना कोई देरी किए वह अपनी टीम के साथ पाली गांव की ओर निकल पड़े। ऊबड़-खाबड़ घाटियों, पथरीली नदियों को पार कर और जंगल की सुंदरता को देखते हुए कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह पाली गांव पहुंचे। कॉर्बेट ने तुरंत ग्रामीणों से हाल ही में हुए हमले के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने कहा कि शाम को कुछ महिलाएं ताजे पत्ते इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में गए थे। फिर उन्होंने एक तेज बाघ की दहाड़ सुनाई दी और देखा कि बाघ ने एक लड़की को पेड़ से नीचे खींचा, उसकी गर्दन पकड़ी और घने जंगल में गायब हो गया। गांव वालों का मानना है कि यह एक प्रेतात्मा है जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह गांव के सभी लोगों को मार न दे। कॉर्बेट ने सभी ग्रामीणों से बात की, हर संभव जानकारी जुटाई। उन्होंने आदमखोर के पैटर्न का अध्ययन किया, उसकी आदतों और उसके पसंदीदा रास्तों को जाना। कॉर्बेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदमखोर एक बहुत ही चालाक शिकारी है। उसकी रणनीति साफ थी, पिछली जगह से बहुत दूर शिकार करना ताकि लोगों के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस महत्वपूर्ण जानकारी और अपनी विश्वसनीय मार्टिनी हेनरी राइफल के साथ कॉर्बेट जंगल की गहराई में चले गए। उनकी हर इंद्रियां थोड़ी सी भी आवाज या हरकत के प्रति सतर्क थी। वह जानते थे कि एक भी चूक उनकी मौत का कारण बन सकती है। कॉर्बेट ने जंगल में कई दिन बिताए, लेकिन आदमखोर हमेशा एक कदम आगे रहता था। वह चकमा देने और आतंक मचाने में माहिर हो गया था। लेकिन कॉर्बेट ने हार नहीं मानी और ट्रेक करना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद कॉर्बेट ने गांव के आसपास के घने जंगल को पूरी तरह से खोजा, लेकिन आदमखोर या उसका कोई निशान नहीं मिला। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हताश और थके हुए कॉर्बेट ने यहां खोज को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार आदमखोर चंपावत के पास के जंगल में देखा गया है। अध्याय 7 आमना सामना। जब कॉर्बेट चंपावत पहुंचे तो गांव वालों ने उनका बहुत प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया। चंपावत में आने के कुछ ही दिनों के बाद कॉर्बेट को खबर मिली कि आदमखोर ने फिर से हमला किया है। एक लड़की की जान ले ली है जो महिलाओं के साथ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। बिना किसी देरी किए कॉर्बेट ने अपनी राइफल और गोलियां लेकर गवाहों से बात करने के लिए दौड़ पड़े। जितना संभव हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करते हुए कॉर्बेट हमले की जगह की ओर निकल पड़े। घटनास्थल पर कॉर्बेट ने खून का एक गड्ढा, टूटी हुई शाखाएं और खून से सने पत्ते देखे। जब कॉर्बेट जंगल में खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां कोई घसीटने के निशान नहीं थे। मतलब आदमखोर शिकार को मुंह में उठा के ले जा रहा था। कॉर्बेट की इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। पत्तियों की हर सरसराहट, दूर से आती हर चिड़िया की आवाज से उनकी रीढ़ में सनसनी पैदा कर रही थी। लेकिन कॉर्बेट का ध्यान सिर्फ आदमखोर को ढूंढने पर था। खून के निशान कॉर्बेट को एक गहरी खाई के पास ले गए, जिसके दूसरी तरफ एक झरना और छोटी सी झील थी। उन्होंने खाई को पार कर इलाके का रेकी करना शुरू की। सबूत स्पष्ट थे, बाघ के पगमार्क, खून से भरा एक खड्डा और उस लड़की के पैर का एक हिस्सा। पगमार्क से पता चला कि आदमखोर एक बाघिन है। अब कॉर्बेट को ये चिंता सताने लगी कि अगर बाघिन अपने बच्चों के साथ हुई तो उससे खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं। कॉर्बेट का मानना था कि बाघिन अभी अभी यहां से गायब हुई हैं और तब भी उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी छठी इंद्री जागी। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उनकी सामने खड़ी पहाड़ी पर निशाना साधा। पहाड़ी पर कुछ नहीं था, बस धूल और थोड़े छोटे छोटे पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे था। तब उन्हें एहसास हुआ कि आदमखोर के शिकार में वे अभी बच्चे हैं जो एक आदमखोर के इलाके में लापरवाह हो गए। सौभाग्य से
चालाक बाघिन उनके हथियार की घातक क्षमता को जानती थी और वापस चली गई। नए सिरे से सावधानी बरतते हुए कॉर्बेट खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए, जहां उन्हें ऊबड़ खाबड़ चट्टानों, घने जंगल और पहाड़ियों से घिरे घास के मैदानों का नजारा दिखाई दिया। उन्हें कई खून से सनी चट्टानें दिखीं, जहां बाघिन ने शायद आराम किया होगा और अपने शिकार को खाया होगा। बाघिन ने अब जोर से गुर्राना शुरू कर दिया था, जो पूरे जंगल में गूंज रहा था। क्योंकि एक इंसान द्वारा लगातार पीछा किए जाना बाघिन के लिए एक नया अनुभव था। कॉर्बेट को इस रास्ते पर निकले हुए कई घंटे बीत चुके थे और सूरज ढलने लगा था। बाघिन पास ही थी, लेकिन नजरों से ओझल थी। तो कॉर्बेट ने गांव लौटने का और अगली सुबह नई रणनीति के साथ खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया। अध्याय 8 आखिरी दाव। कॉर्बेट जब गांव की ओर वापस लौट रहे थे, तब इलाके का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जहां बाघिन आखिरी बार दिखी थी। उनके दिमाग में अगली सुबह बाघिन को पकड़ने की एक योजना बनने लगी। चंपावत लौटते ही कॉर्बेट ने सबको अपनी हाल की मुठभेड़ के बारे में बताया और गांव वालों को आश्वासन दिया कि उन्हें पता है कि अगले दिन बाघिन कहां मिलेगी। कॉर्बेट ने तहसीलदार से अगले दिन की योजना पर चर्चा करने में उनकी सहायता मांगी। तहसीलदार के साथ सैर के दौरान कॉर्बेट ने अपनी रणनीति की रूपरेखा बताई। कॉर्बेट ने बाघिन को बाहर निकालने के लिए एक बीट का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा और इसमें शामिल होने के लिए अधिक से अधिक स्वयंसेवकों को इकट्ठा करने की मांग की। तहसीलदार ने अपनी पूरी कोशिश करने पर सहमति जताई। कॉर्बेट ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे स्वयंसेवकों को सुबह 10 बजे उस पहाड़ी पर मिलने के लिए सूचित करें। अगली सुबह कॉर्बेट पहाड़ी पर स्वयंसेवकों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जल्द ही तहसीलदार और उनके आदमी आ गए और कुछ घंटों के भीतर 250 से अधिक स्वयंसेवक एकत्र हो गए। कुछ लोग ढोल, नगाड़े, शंख या घंटियां लेकर आए थे, जबकि कई लोग बंदूकों से लैस थे। कॉर्बेट लोगों की भीड़ देखकर दंग रह गए और उन्होंने तहसीलदार से उत्साहपूर्वक पूछा कि उन्होंने इतने सारे लोगों को कैसे राजी किया। तहसीलदार ने मुस्कुराते हुए बोले कि उन्होंने बीट में शामिल होने सबके बिना लाइसेंस वाले हथियारों को अनदेखा करने का वादा किया है। कॉर्बेट ने बीट की योजना सभी को समझाने के बाद उस अनुमानित स्थान की ओर जाने के लिए निकल पड़े, जहां उन्हें बाघिन पर घात लगाने की उम्मीद थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपने आदर्श स्थान पर पहुंच पाते, बेसब्र स्वयंसेवकों ने पूरे जोश से बीट शुरू कर दी। अब कॉर्बेट को शॉट के लिए भागना पड़ा, जो कि एक बड़े और खतरनाक शिकारी का शिकार करते समय आखिरी चीज थी जो वह चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाघिन उनके दाईं ओर की छोटी पहाड़ी से आएगी, लेकिन उन्होंने अपनी बाईं ओर से एक खतरनाक दहाड़ सुनी। उन्होंने जल्दी से पोजीशन बदली, सावधानीपूर्वक निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। दो गोली बाघिन की छाती और कंधे में लगी। फिर भी बाघिन खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब कॉर्बेट ने पाया कि उनके पास गोलियां नहीं है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि तहसीलदार उनके पीछे पीछे आ रहे थे और उनके पास एक बंदूक भी थी। कॉर्बेट जल्दी से तहसीलदार के पास गए और उनकी बंदूक को अपने पास ली। फिर एक स्थिर लक्ष्य के साथ कॉर्बेट ने गोली चलाई, जो बाघिन के पैर में लगी और वह नीचे गिर गई। चंपावत की आदमखोर अब मर चुकी थी और उसके साथ कुमाऊं की सबसे बड़ी परेशानी का भी अंत हो गया। अध्याय 9 चंपावत की आदमखोर बाघिन। बाद में जब कॉर्बेट ने बाघिन का पोस्टमार्टम किया, तो उन्हें पता चला कि उसका एक कैनाइन दांत टूटा हुआ था, जो कि किसी शिकारी या पोचर के मुंह में गोली मारने से हुआ होगा। यह दर्दनाक अनुभव उसे अपने सामान्य शिकार का शिकार करने से रोक सकता था, जिससे वह आदमखोर बन गई। चंपावत बाघिन के शिकार के कई साल बाद
आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चला कि उसने 1900 के दशक की शुरुआत में नेपाल और भारत में 450 से ज्यादा लोगों को मारकर खा लिया था। इस वजह से उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। अध्याय 10 खुशी की लहर। चंपावत आदमखोर का अंत हो चुका था और कुमाऊं पहाड़ियों पर शांति लौट आई थी। वर्षों से डर के साए में जी रहे गांव के लोग जश्न मनाने लगे। ढोल बजाए गए, आग जलाई गई और आभार के प्रतीक के रूप में कॉर्बेट के गले में फूलों की मालाएं डाली गईं। बच्चे फिर से हंसने खेलने लगे और गांव में खुशियों की गूंज गूंजने लगी। कुमाऊं की पहाड़ियों ने अपनी शांति वापस पा ली थी और गांव के लोग आखिरकार बिना किसी डर के रह सकते थे। जिम कॉर्बेट को एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया और उनका नाम साहस और करुणा का पर्याय बन गया। हालांकि वे विनम्र बने रहे और जानते थे कि उनके कार्य केवल संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक थे। उन्हें पता था कि जब तक मनुष्य और जानवर एक ही स्थान पर रहेंगे, उन्हें सद्भाव में रहना सीखना होगा। निष्कर्ष रूप में चंपावत बाघिन की कहानी आतंक, दुखद और विजय की कहानी है, जो हिमालय की तलहटी में घटी। आदमखोर बाघिन ने गांवों और बस्तियों में तबाही मचाई, जिससे दहशत और अराजकता फैल गई। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के प्रयासों से आतंक का राज खत्म हो गया। चंपावत बाघिन की कहानी मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच जटिल संबंधों और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित करने में संरक्षण के महत्व को भी याद दिलाती है। वाह, हम अंत तक पहुंच गए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? मुझे आपके विचार और फीडबैक सुनना अच्छा लगेगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और अधिक सिनेमैटिक ऑडियो बुक के लिए बने रहें। तब तक अपना ख्याल रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें।